वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। अभी हमने ऊपर जो भी देखा वो वैदिक साहित्य के आधार पर, वेदों की जो रचना की गई थी इसके आधार पर, आर्यों के बारे में जो भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए, और भाषाई जो अवस्थाएं, ईरान का जो धार्मिक ग्रंथ है अवस्थाएं, उसमें और वेदों में जो भाषाई समानता है उसके आधार पर आर्य जो है उनका, विद्वानों ने यह अंदाज़ा लगाया कि जो आर्य है वो ईरान से आए थे भारत की ओर। ठीक है, और जिसके केवल एक भाषा के आधार पर यह कहना, जो कि आर्य जो वहाँ से आए थे ईरान से, ठीक है, या पश्चिमी मध्य एशिया से भारत में आए थे, यह वस्तुतः ठीक नहीं होगा। क्योंकि इसकी जब भी हम कोई बात करते हैं तो जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं और साहित्यिक साक्ष्य हैं, इन दोनों का जो है, इन दोनों में लिंक होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, या एक जैसे कि साहित्य में जो है कुछ बातें लिखी गई हैं लेकिन उसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा है, तो फिर इसका मतलब यह है कि जो भी सिद्धांत हम दे रहे हैं इसके आधार पर वो बिल्कुल सटीक नहीं हो सकता है। ठीक है, उसमें काफ़ी सारा संशय है। तो अब हम ये देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में, दरअसल जो हड़प्पा काल के बाद की जो संस्कृतियां थी उसमें उन्नत प्रकार के ताम्रपाषाण संस्कृति, यानी कि जो भी संस्कृतियां जो सभ्यता बाद में थी हड़प्पा के तुरंत बाद, वहाँ पे हमने देखा कि जो तांबे का उपयोग था वो काफ़ी अच्छे से होता था, जो सभ्यता थी। तो इसलिए जो 1700 से 600 BC के मध्य में ये जो सभ्यताएं हमें प्राप्त होती है, उत्खनन के पश्चात जो भी साक्ष्य में खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं, तो वहाँ से हमें जो मिलते हैं उसमें जो है ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मृदभांड, जो कि पिछली कक्षाओं में भी हमने देखा कि कई प्रकार के मृदभांड हुआ करते हैं अलग अलग सभ्यताओं में, जैसे कि गेरू रंग के मृदभांड, ठीक है, काले और लाल रंग के मृदभांड, और फिर चित्रित धूसर मृदभांड मैंने दिखाया था। तो ये जो मृदभांड है, आप तो ये अलग अलग मृदभांड प्राप्त होना अलग अलग जगहों से, ये तो यह नहीं दिखाता है कि मतलब कोई दूसरी जाति आकर के रह रही थी। ये केवल सांस्कृतिक भिन्नता दिखाते हैं। ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मृदभांड जिसे कहा जाता है, ये एक शैली को प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये पूरी की पूरी संस्कृति का प्रतीक नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कहीं पर अलग प्रकार के मृदभांड मिले तो वो अलग ही सभ्यता होगी। ठीक है, कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं सीधी भाषा में बताऊं तो जो मिट्टी के बर्तन है वो एक शैली प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, कि वहाँ पे जो है इस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों को ज़्यादा पसंद किया जाता था। ठीक है, कहीं पे जो सभ्यता मिली है, और मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, वहाँ पे जो है एक प्रकार के बर्तन प्राप्त को ज़्यादा जो है पसंद किया जाता था। और वही अगर धोलावीरा या गुजरात में जो है और कोई साइट, वहाँ पे अगर हमें दूसरे प्रकार के बर्तन मिले तो इसका मतलब वहाँ पे इस प्रकार की शैली के बर्तन को ज़्यादा पसंद किया जाता था। ठीक है, जैसे कि अलग अलग जगहों पे थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पे जो खान पान का जो तरीका होता है, जायका होता है, वो बदल जाता है, लेकिन सभ्यता तो एक ही है। तो इसलिए जो मिट्टी के बर्तन जो भी हमें प्राप्त हुए, तो ये जो है इसके आधार पर कई विद्वानों ने कहा कि ये जो अलग प्रकार के जो मृदभांड है, चित्रित धूसर, ये आर्यों से संबंधित है।
ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को मतलब बिल्कुल भी प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन जो है वह पूरी की पूरी संस्कृति को डिनोट नहीं करते हैं, या उस अलग प्रकार की मिट्टी के बर्तन अगर कहीं प्राप्त हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वहाँ पे कोई दूसरी प्रजाति रहती थी। ठीक है, इतना समझने योग्य है। और ये इसके आगे का जो खंड है इसमें आपको इस अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि आर्यों का आक्रमण, ये क्या ये कल्पित है या कि वास्तव में ऐसा हुआ था या केवल ये कोरी कल्पना है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि जो धूसर है, जैसे कि मृदभांड जिसे बोला जाता है, चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, ये कहीं कहीं पर जो है हमें प्राप्त हुए हैं। तो विद्वानों ने, जो पुरातात्विक विद्वानों ने, बहुत से जो पुरातात्विक विद्वान थे उन्होंने यह कहा कि ये जो उत्तर हड़प्पा जो संस्कृतियां हैं, ये जो है जहाँ पे हमें धूसर, चित्रित धूसर वाले बर्तन प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये बाकी मृदभांडों से अलग है, ये धूसर वाले मृदभांड। तो ये जो मृदभांड है ये आर्यों के मृदभांड है। ये जो बर्तन जो इस्तेमाल किए जाते थे ये आर्यों के हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लगभग इसी तरह की कुछ समानता वाले जो है ईरान में भी मिला था। इसके अलावा जो बर्तन है इस तरह के कुछ कुछ जगहों पे मतलब ईरान में भी प्राप्त हुआ था। तो इस आधार पर उन्होंने ये कुछ विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो धूसर वाले जो मृदभांड जो बर्तन है ये आर्यों के हैं, और आर्य जो है ईरान से आए थे। इसका एक और कारण था, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद और अवस्था, जो भारत का जो ऋग्वेद है और ईरान का जो अवस्था है, इसके बीच जो भाषाई समानता जो बताई गई थी, इसको जो बताया गया था कि भाषाई समानता के आधार पर यह बताया गया था कि आर्य जो है वो ईरान से आए थे। तो एक ये कारण भी था, क्योंकि जो धूसर बर्तन है यहाँ पे जो भारत में कुछ जगहों पे प्राप्त हुए हैं उसमें कुछ समानता जो है ईरान के बर्तनों की थी। तो इसलिए इसको भी एक लिंक करके विद्वानों ने इसे बताया कि जो आर्य जो थे वहाँ से थे, और ये जो धूसर वाले बर्तनों का जो उपयोग ये बिल्कुल दूसरी प्रजाति यानी कि आर्य करते थे। ठीक है। इसके अलावा जो तांबे और भी कई चीज़ें जो है ईरान से और यहाँ के जो चीज़ों में जो प्राप्त हुए हैं उसमें कई सारी समानताएं थी, जैसे कि तांबे की वस्तुएं हो गया, ठीक है, बर्तनों पर जो चित्रण वगैरह हो गया। लेकिन ये समानता भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि ये बिल्कुल जो है ये बिल्कुल आर्य जो है ईरान से आए थे, और ये सभ्यता जो संस्कृति जो चित्रों वाली है और जो कुछ समानता जो प्राप्त दिखाई दे रही है वो ईरान से ही उठ के आई है। ठीक है। इसके अलावा जो पुरातात्विक जो साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य जो है वह हमेशा एक दूसरे को पूरक बना करके कि कोई सिद्धांत की वैधता को पुष्ट किया जाता है। लेकिन जो साहित्य में जो बातें कही गई है जैसे ऋग्वेद में, ठीक है, उसके एवज में जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। हालांकि जो ऋग्वेद और अवस्था में जो भाषा है, समानता है, जो भाषागत समानता है, उसके ऊपर कोई विवाद नहीं है। बिल्कुल दोनों की भाषाओं में काफ़ी समानता है, लेकिन यह केवल इतना दिखाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ये जो भाषाई समानता है, लेकिन इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ से कोई प्रजाति उठ करके यहाँ पे आई थी। अगर ऐसा होता तो जो जिस जगह से वे आए थे, जो रास्ता था, जो पंजाब हरियाणा के जो रास्ते थे, वहाँ पर भी जो है इस तरह के जो मृदभांड है प्राप्त हुए। ठीक है। तो इसलिए जो भारत में जो ताम्रपाषाण शिल्प और अवशेष जो कि पश्चिम एशिया में पाए गए, और उस अवशेषों के बीच जो समानता है उसमें इतनी भी समानता नहीं पाई गई है, काफ़ी थोड़ा बहुत समानता जो है पाई गई है। लेकिन इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि जो आर्य है वो वहाँ से ईरान से आए थे और यहाँ पर आर्यों ने आक्रमण किया। तो अगर हम निष्कर्ष निकाले जो इग्नू की बुक में दिया गया है कि ये आर्य जो है एक खोखली अवधारणा है जो लोगों के बीच भाषागत समानता से संबंधित है। तो यह निष्कर्ष किस आधार पर निकाला गया? पहला तो ये कि जो शुरुआत में जो विद्वान थे, पुरातात्विक विद्वान, उनको विश्वास था कि जो इंडो आर्य जो है इन्होंने वास्तव में हड़प्पा सभ्यता पे आक्रमण किया, जिसके कारण जो हड़प्पा सभ्यता है समाप्त हो गई। तो भी हमने जो है इससे पहले वाले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस तरह के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के ऊपर
कोई बाहरी आक्रमण हुआ हो। आपस में थोड़ा बहुत जो है कबीले वाले लोग, जो गांव के लोग या हड़प्पावासी जो है, कुछ आपस में उनके बीच कलह हुआ होगा थोड़ा बहुत जो है इस तरह का, लेकिन कोई बाहरी आक्रमण हुआ है, सैन्य आक्रमण हुआ है इस तरह का कोई भी साक्ष्य, जो पुरातात्विक साक्ष्य है, वो प्राप्त नहीं हुआ है, हमें नहीं मिला है। तो जो भी ये कल्पना की गई है वो केवल ऋग्वेद के आधार पर है, जिसमें ये जो इंद्र है, इंद्र को पुरंदर बोला गया है, और पुरंदर जो है पुरंदर जो है किले, पुरंदर का अर्थ होता है किले को नष्ट करने वाला। और उस समय जो किले होते थे, जो मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया विद्वानों द्वारा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो किले हैं उसको इंद्र ने ही नष्ट किया, इसलिए उसे पुरंदर कहा जाता है। ठीक है, तो ये केवल साहित्य के ऊपर या केवल एक ग्रंथ के आधार पर इस तरह के निष्कर्ष निकाल लेना गलत ही होगा, क्योंकि इसके कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो चित्रित धूसर मृदभांड जो प्राप्त हुए हैं उसे आर्यों को उसे जो है आर्यों से जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके भी पुरातात्विक साक्ष्य जो है उसको प्रमाणित नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा एक तीसरा कारण भी है, जो हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति का जो काल था और फिर उसके बाद की जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी, या कि जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं, या कि जो आर्यों के आने का जो साक्ष्य में प्राप्त होता है आगमन का। ठीक है, अब वो आए थे या नहीं आए थे ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो जिस आधार पर बोला जाता है कि आर्य यहाँ पर आए थे, तो वो कुछ संस्कृति के आधार पर बोला जाता है। तो उस संस्कृति का उदय ही या उस संस्कृति का अपने आप में जो साक्ष्य में प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा काल जो था उसके बाद काफ़ी बीच में अंतराल आता है। ठीक है, यानी पहले हड़प्पा सभ्यता थी, उसके बाद कुछ समय का गैप आया, उसके बाद जो है आर्यों से संबंधित जो संस्कृति को जो बताया जाता है कि आर्यों संबंधित संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, वह बाद में आई थी। तो फिर दोनों ऐसा, इसका मतलब यह निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पावासी और आर्यों के बीच जो है आपस में इंटरेक्शन ही नहीं हुआ था, मेल मिलाप ही नहीं हुआ था, उन्होंने एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखा था, तो फिर वो आक्रमण युद्ध कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस आक्रमण की अवधारणा को भी सिद्ध नहीं किया जा सका है, क्योंकि कई खुदाइयाँ हुई है इसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, बल्कि जो भी प्रमाणिक डेटिंग हमने की है, जो भी पुरातात्विक साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर, तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पावासी जब थे उनके बीच में और आर्यों के बीच में समय का काफ़ी बड़ा गैप है। ठीक है, तो आपकी ये पाठ्य पुस्तक में बहुत अच्छा ये लाइन दे रखी है कि इस बात का कोई भी पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है कि आर्यों ने हड़प्पा की सभ्यता का विनाश करके एक नई भारतीय सभ्यता की स्थापना की। हालांकि जो ऋग्वेद है उसमें बार बार दलों के बीच संघर्ष और लड़ाइयों का वर्णन आया है, किंतु आर्यों और अनार्यों, जो आर्य जो थे, जो वैदिक परंपरा को मानते थे, ठीक है, वो उनकी बात, और अनार्य जो वैदिक परंपरा को नहीं मानते थे, ठीक है, उनकी बात। यहाँ पे आर्य का अर्थ यह निकलता है, जैसे कि कई ग्रंथों के हिसाब से, कि जिनकी जो प्यूरिस्ट जो थे, जिनकी जो सोच जो थी, मतलब वो जो प्यूरिस्ट हुआ करती थी, ठीक है, उसे उन्हें आर्य कहते थे। ठीक है, तो अगर कई सारे जो संदर्भ है उसकी बात लिया जाए तो आर्य कोई प्रजाति नहीं थी ना, ये केवल जो है एक तरह से जो संस्कार थे, ठीक है, व्यक्तियों में, मतलब जो है गलत शब्द का उपयोग नहीं करना और आचरण के साथ रहना, इन जिसके अंदर भी ये गुण आ जाते थे, सद्गुण, उसे आर्य बोला जाता था। ठीक है, और बाकी जिनके अंदर ये गुण नहीं हुआ करते थे, अनुपस्थित हुआ करते, उसने उन्हें अनार्य बोला जाता था। ठीक है, हालांकि जो उनकी संस्कृतियों के बीच में जो हड़प्पा वासी जो थे, हड़प्पा संस्कृति जो है, और आर्यों और अनार्यों की तथा उनकी संस्कृतियों के बीच में कथित मुठभेड़ का भी कोई भी विवरण पुरातत्व में नहीं मिला है। मतलब ये तो छोड़ दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा वासियों को आर्यों ने आक्रमण करके उसे समाप्त किया, इसका तो कोई भी संदर्भ पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है। और ऋग्वेद में जो आर्य अनार्यों की जो युद्धों का वर्णन है, इसका भी हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, इसके अलावा उस समय की जो ये जो संस्कृति जो है, मतलब ये जो वैदिक ऋग्वेद जो है, जो वैदिक साहित्य जो है,
ये हमें क्या बताते हैं? इससे हमें अधिक से अधिक उस समय के जो सामाजिक संगठन, अर्थव्यवस्था, राज परंपरा, राजनीतिक संगठन, ठीक है, और धर्म वगैरह क्या था, किस तरह के लोग उस समय विश्वास करते थे, क्या वो कर्मकांड किस तरह के किया करते थे, केवल इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है, और हमें उस समाज को समझने में सहायता मिलती है। लेकिन अगर हमें कोई थ्योरी सेट करना है किसी चीज़, अब हमें इतिहास को मतलब अगर एक प्रामाणिकता के आधार पर उसे मतलब मानना है, तो उसके लिए हमें कोई पुरातात्विक साक्ष्य मतलब कोई भौतिक साक्ष्य भी हमें अ, हमें उसके लिए चाहिए, तभी हम जो है उस चीज़ को हम यह कह सकते हैं कि ऐसा कुछ घटित हुआ था। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आज का एग्जांपल दूँ, जो भारत ने पोखरण जो किया था न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है, तो ये हमने किताबों में जो है इसको लिख दिया कि हाँ भारत ने इस सन में पोखरण टेस्ट किया था, ठीक है। लेकिन इसका जब हम वहाँ पे जाएंगे पोखरण में, तो वहाँ पे जो है इसके जो टेस्ट का है उसका जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरह से अगर एक मान लीजिए कहीं पे युद्ध हुआ है, तो अगर कोई बम गिरा है, तो बम गिरा है तो वहाँ पे जो है वहाँ पे गड्ढा वगैरह भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ न कुछ साक्ष्य अवश्य अवेलेबल होते हैं, केवल जो है साहित्य से या लिखे होने से भी उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। और वैसे भी जो साहित्य है, साहित्य को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता है, और किस मूड में लिखा गया है, हो सकता है वो मतलब भौतिक इसे कहते हैं ना, जैसे कि मतलब सगुण रूप में नहीं, उसे निर्गुण रूप में लिखा गया है, ठीक है। अब मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि निर्गुण रूप क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अर्थव्यवस्था। थैंक यू वेरी मच।